नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर। हम यहां पर आप सभी की तैयारी करवाते हैं साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि आप हमें साथियों ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रांगफुली कर सकते हैं, अपने भविष्य की उज्जवल कामना कर सकते हैं आप हमारे साथ मिल करके। ठीक है। और अगर आपको साथियों हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए मैक्सिमम, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी हम यहाँ पे कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम से मिल सके। ठीक है। तो इसी के साथ और ज़्यादा तैयारी के लिए साथियों आप हमारे हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी जो चीज़ें कुछ यहाँ पर रह जाती है साथियों उन्हें हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। वहाँ पे अपडेट्स हम डालते रहते हैं पीडीएफ के रूप में, पोल क्वेश्चंस के रूप में, या जो भी अपडेट्स होती है वो वहाँ पोस्ट कर देते हैं। वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो उस चैनल को भी। ठीक है। तो हमारा मिक्स फ़िलहाल हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री मिक्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है एज पर करंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। वैसे जैसा कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, इसी का अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के ऊपर हमारा सिस्टम चल रहा है, अभी हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो इसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 32 आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था। बताइए साथियों, अकबर के टाइम पीरियड में भू राजस्व सुधारों के लिए किसने भू राजस्व में सुधार किया था। इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप सभी लोग इजी आसानी के साथ में। तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका। 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड्स के अंदर अपने राइट आंसर ऑप्शन चूज करके पुटअप करना होता है अपने कमेंट बॉक्स में। तो 32 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। टोडरमल ने किया था वो राजस्व सुधार, अकबर के टाइम पीरियड की बात है। ये बोर्ड ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेट का आया क्वेश्चन कहता है कि राजा बीरबल को राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। यहाँ चार नाम दिए गए हैं, चारों में से आपने चूज करके बताना कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, यानी कि राजा बीरबल का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम क्या था। बीरबल जो थी वो उपाधि दी गई थी एक। हम्म, एक फिल्म आई थी ना वो, ऋतिक रोशन की, अकबर। जो अकबर थी कौन सी थी पता नहीं, उसमें वो होता है ना वो बीरबल चला जाता अंदर। बीरबल तो हर बाद में नाम होता है, कोई साधारण आदमी होता है, अंदर नहीं जाने देते उसको। तो वो घूस दे करके कुछ दरबारी क्या बोलते दरबानों को, जो पहरेदारों को कुछ घूस दे करके देता जाता है, और कहता है कि बदले में कुछ और तेरे पास नहीं है, तो जब जो राजा जो देंगे तेरे को उसका आधा मुझे देना। कह रहा ठीक है। तो अंदर जाकर वो बोलता क्या दिया, उनको मुझे कोड़े की सजा दे। तो कह रहा क्यों, बार वालों ने मांगा कि आधा इनाम जो राजा देगा वो मुझे भी चाहिए। तो मुझे 10 कोड़े मारे जाएँ या 20 कोड़े मारे जाएं, ताकि आधे उसको मारे जाए, मारे जाएँ दरबान को, सिक्योरिटी गार्ड को। तो उसको बुलाया जाता दरबार के अंदर, तो कोड़े चाहिए तुझे, उसको लपेट देते हैं बाद में। तो राजा बीरबल की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा बीरबल का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम महेश दास था। 33 का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सिंपल क्वेश्चन है यार, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो। कहता है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। सबको पता है, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था 1526 में। ये कहता है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। हाँ, कौन सा वो राजपूत राजवंश था जिसने कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहे थे वो।
35 राइट आंसर बताइए। 35 का क्या होगा? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 35 का ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश। ये सिसोदिया वंश वही साथी जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में राणा रतन सिंह जो हुआ था ना, पद्मावती जो वाली जो कहानी चली थी वो वही है। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कब्जा लिया था ना, तो जब जौहर किया था रानी पद्मावती ने अपनी सहेलियों के साथ मिल करके, तो वो वही है जिसमें गोरा और बादल मारे गए थे, दो वीर सेनापति थे उसके, राणा रतन सिंह के, चित्तौड़ का साका, वही 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 कहानी है। और हाँ, सिसोदिया वंश से ही थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज का भी वंश, राजवंश सिसोदिया वंश था ही, जो राजस्थान से वहाँ बस गए, उसके पुरखे महाराष्ट्र में जाके बस गए थे। आगे कहता है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी बताइए साथियों। हाँ, तो बताइए साथियों, फैजी किसके दरबार में रहा था? फैजी 36 क्वेश्चन नंबर, आज का नंबर क्वेश्चन नंबर 4th। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार में था वो फैजी। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? हाँ, ये सबको पता होगा, बताइए किसने लिखी थी अकबर की जीवनी? अकबर का जो जीवनी कार्ड था वो था आपका ऑप्शन नंबर अबुल फजल ए। इसने लिखी थी आईन अकबरी, अकबरनामा, 3 भागों में। तीसरे भाग का नाम था आईन अकबरी। कहता है कि किस युद्ध में जीतने के बाद उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? यहाँ कौन से युद्ध जीतने के बाद उसने बहुत ज़्यादा दान दान तो क्या दिया था, मतलब इनाम के तौर पे खजाना बांट दिया था अपने सेनापतियों में, अमीरों में, सेनाओं में और सगे संबंधियों इत्यादि के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बांटा था। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? थर्टी एट का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का पहला 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी बीच में लड़ा गया था। तो उसके बारे में कह रहा है कि उसने जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह खोल दिया था अमीरों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, बहुत पैसा बांटा था। पैसा वही बात, दिल्ली का पैसा लूट के बांटा था ना, कोई अपनी जेब से थोड़ी बांटा था। जेब में पैसा होता तो वो तो कंगाल भिखमंगा था, सैनिक को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। उसने तो खुद दिखा, काबुल कंधार के अंदर तो बहुत घोर गरीबी थी, काबुल कंधार की जो गरीबी अब नहीं। मुल्तान तक उसने सिक्के बांटे, चांदी के टके बांटे थे, सोने के सिक्के बांटे थे, और आपके आज का जो मक्का मदीना है उसमें भी वहाँ उसने पैसा भेजा था, धार्मिक व्यक्तियों को पैसा भेजा था उसने यहाँ से। हाँ, कहता है कि इसमें से कौन कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 शासकों के नाम दिए गए हैं और 4 उनसे संबंधित पुस्तकों का नाम दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो जिला आराम से, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? तो क्वेश्चन नंबर 39 का
तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, कुछ लोग लग रहा होगा शाहजहानामा, नहीं ये गलत है। शाहजहां नहीं, ये हुमायूं नामा है। क्योंकि हुमायूं नामा का राइटर जो था हुमायूं नहीं था, हुमायूं नामा का राइटर था गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। कौन थी? गुलबदन बेगम, ये थी इसके राइटर हुमायूं नामा के। तुझके बाबरी बाबर ने लिखी थी, तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी, इसकी जीवनी है ये। और शाहजहानामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था। एक शाहजहानामा था, एक पादशाहनामा था। पादशाहनामा पी से। आगे कहता है कि बहराम शाह को हटाकर अलाउद्दीन महसूद शाह को शासक बनाने में सहायता करने के फलस्वरूप बलबन को निम्न में से कहाँ की एकता मिली? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कहाँ की एकता मिली थी उसे? एकता मतलब जमीन का टुकड़ा, भूआ आवंटन। सेनापतियों को जो भूमि जी दी जाती ना, वेतन, नकद वेतन के बदले भूमि आवंटन किया जाता था, तो वो मिली गई थी बहराम शाह को हटाकर अलाउद्दीन महसूद शाह को शासक बनाने में। घूस दी गई थी, मतलब एक तरह रिश्वत दी गई थी। तो वो जो दी गई थी उसे वो दी गई थी आपको अजमेर की एकता। ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बलबन को आमिर हाजी पद पर नियुक्त किया गया तथा इसी समय तुर्क अमीरों के मध्य उसका तेजी से उत्कर्ष हुआ? कौन सा शासक जिसके शासनकाल में बलबन को आमिर हाजिब का पद पर नियुक्त किया गया था और इसी समय तुर्क अमीरों के मध्य उसका तेजी से उत्कर्ष हुआ? मतलब उसने अपनी बढ़त बना ली थी तुर्कों में, राज सत्ता की तरफ हावी होता चला गया इसके बाद वो। 41 बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नसरुद्दीन महमूद दरवेश के शासनकाल में बलबन को निम्नलिखित में से किसकी सफलता से उलूग खां की उपाधि प्रदत्त की गई थी, प्रदान की गई थी, दी गई थी? उलूग खां की उपाधि कब दी गई, यानी कि बलबन को? सीधा सीधा बताइए। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? 42 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए तब दी गई थी, जब मंगोलों से रक्षा करी थी तब। पाउंटा क्या है बताइए? बताइए साथियों, पाउंटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये एक नगर है जो कि पंजाब में है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी, जिसे पोंटा साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। पाउंटा, जो पोंटा साहिब शुद्ध शब्द है इसका, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये लिख लीजिए पोंटा साहिब। पोंटा साहिब ऐसे करके आएगा, पाउंटा ये पोंटा साहिब है। आगे क्या था? आनंदपुर नामक नगर की स्थापना किस गुरु ने की थी? बताइए साथियों।
आनंदपुर जो बहुत पुराना शहर है। आनंदपुर नामक नगर की स्थापना किस गुरु ने की थी? 4 गुरुओं का नाम दिए गए हैं, बताइए कि किस गुरु जी ने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की थी। वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी बनाया था, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं उसे। तो इसका जो 44 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गुरु तेग बहादुर ने स्थापना की थी आनंदपुर नामक नगर की। आनंदपुर का गुरुद्वारा भी वहाँ पर बना था। हाँ, कहता है कि ब्रिटिश शासन का भारत का औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए, ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 45, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश शासन का भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बोल तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का भारत पर? ब्रिटिश शासन ने जो कि ब्रिटिश लोगों ने जो शासन किया था उसके भारत के उद्योगों पर, भारत की इंडस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनौद्योगिकरण की ओर ले गया, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। हमारे यहाँ के हस्तकरघा उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग कारखाने, कल कारखाने जो थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि उनको कच्चा माल ले गए थे अंग्रेज, यहाँ से लूट लूट करके उसको इंडस्ट्री में बनाया उन्होंने और यहाँ पर सस्ते दामों पर बेचा। तो यहाँ के लोग, यहाँ का माल महंगा हो गया, यहाँ का माल महंगा तो लोगों ने बाहर वाला माल खरीदा, तो यहाँ की पूंजी सारी बाहर चली गई और यहाँ के लोगों को बेरोजगार हो गए, काम धंधे ठप हो गए, यहाँ के अनौद्योगिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंडिया का। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बलबन को आमिर हाजी पद पर नियुक्त किया गया तथा इसी समय तुर्क का अमीरों के मध्य उसका तेजी से उत्कर्ष हुआ? ये तो आ चुका ना क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है तो आ चुका है भाई। ये तो इसका तो बी था ना, अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड में। आगे कहता है कि गुप्त काल में सार्थवा कहा जाता था। सार्थवा किसे कहा जाता था बताइए साथी, गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त काल में सार्थवा कहा जाता था, ये सिंपल क्वेश्चन नेट का आया क्वेश्चन है। ये कहा जाता था व्यापारिक कारवां के प्रमुख को, यानी कि व्यापारिक कारवां जो चलता था, लोग व्यापार करने के जो इकट्ठे जत्था बना के चलते थे, ग्रुप मंडली में चलते थे, ग्रुप में उनका जो लीडर होता था है उसे कहा जाता था सार्थवा। तो ज़रा बताइए इसी संदर्भ में श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? आपके लिए आज का सवाल है। कहता है कि गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी है ना, एक तो मौर्य के आपके अशोक के लिए अभिलेख बहुत सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, पाली में, प्राकृत में, अरमाइक में, 5 भाषाएं हैं।
तो गुप्तकालीन ब्राह्मी की बात हो रही है। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? जैन प्रतिमाएं जिसके ऊपर गुप्तकालीन ब्राह्मी में अभिलेख लिखे हुए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्जनपुर से। जरा बताइए दुर्जनपुर कहाँ पर है, किस स्टेट में पड़ता है दुर्जनपुर? कहता है कि नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी, यानी कि एक सोने का सिक्का, उसका माप कितना होता था, उसकी वैल्यू कितनी होती, उसका वजन कितना होता था? 60, 80, 100 या 120 रत्ती? रत्ती या रत्ती का एक प्राचीन वजन मापने की इकाई है छोटी। हम्म सुनारों को पता होता है। गुंजा का एक बीज, एक फल होता है गुंजा, उसका एक बीज होता है लाल और काले रंग का, उसका एक बीज को एक रत्ती बोला गया है। रत्ती या रत्ती का उत्तर वैदिक काल में इसका जिक्र आता है, अथर्ववेद में भी, और आपका मौर्य काल, जनपद काल में, महाजनपद काल में जिक्र आता है रत्ती का। रत्ती का होता था, बाद में रत्ती हुआ। आज भी सुनार जो होते हैं ना मानते हैं रत्ती। माशा, माशक बोलते हैं, कितने माशा का है। फिर तोड़ा, उससे बड़ा तोड़ा आता है, सबसे छोटा रत्ती, फिर माशा, फिर तोड़ा, और सबसे फिर ये चलता है। प्राचीन माप की भार को मापने की इकाई होती है, वजन तोलने की छोटी इकाई होती है, यानी सोनार ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सोना बनाने वाले। ज्वेलरी में यूज होती है ये। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है साथी ऑप्शन नंबर 80 रत्ती, 80 रत्ती वजन होता था प्राचीन सोने के सिक्के का। कहते भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया, स्थापित करवाई? भीतरी एक जगह का नाम, भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? कौन थे, कौन सा गुप्त शासक था जिसने ये करवाया था भीतरी में? भीतरी का स्तंभ अभिलेख बहुत फेमस है, देख लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। प्रमुख गुप्त शासकों में अंतिम गुप्त शासक था ये। इसके समय में हुणों ने आक्रमण कर दिया था और उस गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था। ये बात लगभग 550 AD की, देख लेना अपना। उसके बाद उत्तर गुप्त शासन काल, शासन आ गया था, गुप्तों का शासन आ गया था। आगे कहता है कि गुप्तोत्तर कालीन सिक्कों में खोटेपन एवं सवर्ण के सिक्कों का शनय शनय धीरे धीरे विलुप्त हो जाना किस तथ्य का द्योतक है? क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आधे लोगों को। तो कहता है गुप्तोत्तर कालीन सिक्कों में खोटापन यानी कि खारापन आ गया था, उनमें खराबी आनी शुरू हो गई थी, और सोने की मात्रा, सोने के सिक्कों का शनय शनय विलुप्त हो जाना, सोने के सिक्कों की कमी हो गई थी। सोने के सिक्कों में सोने की क्वालिटी कम आ गई होती चली गई थी, कमी होती जाना किस तथ्य का द्योतक है? किस बात का, उससे किस बात का प्रतीक होता है, किस बात का पता चलता है? फिफ्टी वन। उत्तर गुप्तकालीन सिक्कों की बात हो रही है। जैसे जैसे गुप्त काल का डाउनफॉल आता गया, सिक्कों की क्वालिटी ख़राब होती गई और उनके में सोने के सिक्के धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, यानी कि उसका अर्थ था व्यापार का पतन। व्यापार की कमी हो गई थी, व्यापार का पतन हो गया था धीरे धीरे करके। फाहियान के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था? फाहियान ने लिखा अपनी डायरी में क्या, कि आम जनता जो थी, विनिमय, आम जनता जो थी, जैसे आज हम सिक्कों से व्यापार करते हैं ना, आम जनता,
कैश लेते हैं, रुपयों से लेन देन करते हैं, लेकिन उस समय पे विनिमय का माध्यम कुछ और था। बताइए क्या था? निष्क था, कारछापन, काकणी या कोड़ियाँ? जनसाधारण, बड़े लोग तो सिक्कों से कर लेते थे, लेकिन छोटे लोग जनसाधारण सामान्य लोग जो है किससे लेन देन करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोड़ियाँ। एक बीज होता है कोड़ी है, वो जो गलता नहीं है, समुद्र किनारे पाया जाता है ज़्यादातर। पेड़ों पे लगता है बीज, जैसे कि आड़ू देखा ना, आड़ू आड़ू का बीज होता है, गलता नहीं है, ख़राब नहीं होता जल्दी से। इसी प्रकार के बीज होते थे, कोड़ियाँ बोलते थे जिन्हें। एक ये भी है, कोई एक समुद्र किनारे पाए जाने वाले कोड़ियाँ, कोडी जिनको बोल देते हैं, वो भी होती हैं। अब पता नहीं कौन सी की बात कर रहा है ये। फिफ्टी थ्री कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्रहार भूमि अनुदान के विषय में असत्य है? अग्रहारों की बात हो रही है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका 53 क्वेश्चन नंबर का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा सोचा हुए किसी को भी नहीं दे सकता था, ऐसे मन मर्जी नहीं चलती थी मामला। केवल ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान, केवल ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान कहलाता था ब्रह्मदेय या अग्रहार। डाउटफुल लग रहा है भाई, देख रहे हैं एक बार इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत उपयोगी नहीं है? गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत उपयोगी नहीं है, बताइए। भूमि के बारे में, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के बारे में कौन सा साहित्य सही नहीं है, जिसमें कि भूमि के बारे में डिटेल सही नहीं मिलती? तो वो है आपका बाणकार चरित, इसमें भूमि के बारे में सही नहीं मिलता। बाकी राज तरंगिणी में, दाए बाग में, मेधातिथि की टीका में, सब में सही मिलता है। किन प्राचीन ग्रंथों में सती होने को एक जघन्य अपराध बताया गया और यह कहा गया कि जो स्त्री सती होकर पाप करती है उसका फल नरक गमन होता है? जो स्त्री सती होगी वो पाप कहाँ से करेगी भाई? सती होगी तो खत्म कहानी उसकी। किन प्राचीन ग्रंथों में सती होने को एक जघन्य अपराध बताया गया? ठीक है, यह कहा गया है कि जो सती स्त्री सती ना होकर, ये होएगा भाई, इसका थोड़ा ठीक करना इसको, कि जो स्त्री सती ना होकर, सती नहीं होकर के पाप करती है, पाप करती है मतलब किसी पर पुरुष के साथ संबंध बना लेती है। ओबेस बात, जब पति मर गया तो पत्नी क्या कर, वो महिला क्या करेगी? सभी सती थोड़ी ना होती हैं, कुछ महिला रह जाती थी, तो जो रह जाती है वो महिला अगर किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, सहगमन करती हैं, सब समझदार हुआ, तो उसका फल जो नरक गमन होता, तो वो नरक में जाएगी। ये लिखा गया है। किस में लिखा गया बताइए साथियों? सती होकर पाप थोड़ी कर पाई, जब सती हो गई तो खत्म होगी उसकी कहानी। सती हो गई तो, सती होकर नहीं, सती ना होकर जो पाप करती है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए। ऐसा किसने कहा, कौन से ग्रंथों में कहा?
देखो महाभारत में नहीं कह सकते, क्योंकि महाभारत के अंदर तो खुद नकुल और सहदेव जो पांडव थे छोटे, उनकी माता माद्री थी, वो सती हो गई थी अपने पति के साथ ही, पांडु के साथ ही। ठीक है, इसमें भी नहीं कहा गया। महानिर्वाण तंत्र ये अलग है, महानिब्बान तंत्र, महानिब्बान जो है या महापरिनिर्वाण बुद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथ, लेकिन ये महानिर्वाण है, ये अलग है। ठीक है, इसमें भी नहीं कहा गया, तो ये राइट आंसर होगा ए, स्मृति चंद्रिका एवं बाण बटकृत हर्षचरित, इन दोनों में कहा गया, हर्षचरित में और स्मृति चंद्रिका में। क्लियर, आगे चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था, कितने वजन के सिक्के थे वे? ये गधे के बच्चे ग्रेन लिख देते, ग्राम लिख देते तो आसानी से समझ में आता, 1 ग्राम, आधा ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, समझ में जल्दी आ जाता हमारे। ये सारा लिख दिया इन्होंने गधे के बच्चों ने, 36 ग्राम, 32 ग्राम, 35 ग्राम, 40, 20 ग्रेन। ग्रेन की पता कितनी वैल्यू होती है ग्रेन की, पता ही नहीं हमारे यहाँ पे। ग्राम लिख तो जल्दी समझ में आ जाता है। ये सारे कॉपी करते हैं हिस्टोरियंस, पेल देते हैं ऐसे, जैसा छापा वैसे ही इन्होंने छाप दिया। ऐसे डॉलर में बताएंगे, इतना लाख डॉलर, अभी करोड़ लाख में बता दो यार, जल्दी समझ जाता है। एक आम आदमी, हर एक आदमी समझ जाता है कितने लाख, कितना करोड़, कितने अरब है, खराब है। नहीं, अपने आप को बनाएंगे चाटुकार, तलवे चाटने वाले अंग्रेजों के। मानसिकता साली अभी भी वैसी वैसी हुई पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 32 ग्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? क्या बात है, भ्रष्टाचार साथियों सदा से है, ऐसा नहीं अभी भी, पहले भी था। ये लोग यार देखो, कोई गारंटी नहीं है कि बड़े पोस्ट पे हो गया, छोटे पोस्ट पे हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया तो नहीं करेगा वो, क्या बोलते, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ब्लैक मनी नहीं करेगा। सब करते हैं, जिसको मौका मिल गया उसने कर दिया गड़बड़ जाला। यही है इंडियंस की, इतनी औकात होती है इनकी। मौका मिला चाहिए, ये चौका तुरंत मार देते हैं। इस मामले में ब्रिटिश हमसे आगे हैं। ब्रिटिश और यूरोपवासी जो है वो कम करते हैं वो भी, लेकिन हमारे यहाँ पर की बजाय कम करते हैं। हमारे यहाँ छोटे लोग बिक जाते हैं जल्दी। नेताओं को देख लो, जाते राजनीति में से पैसा, आम आदमी वाले गए थे ना, झाड़ू लेके आए, हम साफ करेंगे राजनीति को, साफ करो साफ करो साफ करो, साले खुद ही निकम्मे निकले आए। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार केस में अंदर है भाई साहब, करोड़ों का घोटाला करा बंदे ने। कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, हाँ कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार की सरकार है ये आम आदमी की। पता चला भाई साहब वो जेल की सलाखें काट रहा है भाई साहब, 2 महीने हो गए, जमानत नहीं मिल रही बेचारे को, इतना भ्रष्टाचार किया। कोर्ट ने सीधा ठोक दिया जेल में, ईडी ने केस चलाया उसके ऊपर, चल रहा मामला, देखो क्या होता है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिर्च कटिकम, यानी कि मिट्टी का खिलौना गाड़ी। जरा तो जरा बताइए मिर्च कटिकम का राइटर कौन है, किसने लिखी थी मिर्च कटिकम? आगे कहता है कि फायान ने ब्राह्मणों की प्रशंसा की थी, किस वजह से? ब्राह्मणों की प्रशंसा फायान ने की थी। फायान कब आया था पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। फायान आया था आपके गुप्त काल में 399 टू 415, 415 से 399, 415 के बीच में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू के काम में का टाइम पीरियड में आया था ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो उसने ब्राह्मणों की प्रशंसा लिखी अपनी डायरी में, क्या किस वजह से प्रशंसा की उसने ब्राह्मणों की? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट साथियों। ऑप्शन नंबर डी, योग्यता और पवित्र जीवन जीने के लिए काबिल लोग थे, धर्म से अपना गुजारा करते थे और पवित्र सादा जीवन जीते थे, पवित्र जीवन जीते थे, कोई चोरी डकैती नहीं करते थे, अपना धर्मशास्त्रों का पूजा पाठ करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। सभी आरामखोर थोड़ी ना होते हैं यार, ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, कुछ चुनिंदा आरामखोरों को जैसे सब बदनाम हो जाते हैं बस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, कि जिन निम्न में से नालंदा के किस विद्वान समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था तिब्बत में जाकर के?
तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन कौन लोग गए थे, ये भी कह सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, अगर पढ़ा होगा तो सिंपल है, ना तो बहुत कठिन ही कठिन है फिर तो। क्वेश्चन नंबर 59, ये था आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शांत रक्षित गए थे, फिर उसके बाद पद्म संभव, कमलशील और सिद्धरमती हाँ ठीक है, यही चारों गए थे, इनकी चौकड़ी गई थी। तिब्बत में धर्म प्रसार, तिब्बत में ही वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ था। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, ये प्रमुख चार संप्रदाय हुए हैं बौद्ध धर्म के। इसके अलावा और भी बहुत सारे उप संप्रदाय हुए इनके। तो बताइए हीनयान संप्रदाय किस में से निकला? जैसे महायान निकला था महासांगिकों में से महायान, और हीनयान किस में से निकला? पहली बौद्ध संगीति की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटे जान, क्या कहता है कि किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, साथ ध्यान रखना, नेट का है वो क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कौन सा अभिलेख है जिसमें कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? कोई किस एक हुआ था, उसने अपनी तुलना की है कालिदास और भारवी से, शायद भास था। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, पुलकेशिन टू का ये होल प्रशस्ति, ये होल अभिलेख 7th सेंचुरी की बात है। पुलकेशिन टू वही है जिसने कि हर्षवर्धन को हराया था। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 62 क्या कि अजरसन ओरिजिन आ गया, कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया क्या? प्रभावती गुप्त ने जो चंद्रगुप्त टू की पुत्री थी वाकाटक नरेश रुद्रसेन टू से विवाह किया। रीजन कहता है कि चंद्रगुप्त वाकाटक राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताओ साथियों, क्या होगा? फटाफट जल्दी बताइए। रोड बन रहा है, रोड क्या बन रहा है मतलब, पहले तो रोड बन गया था, कई साल सही चला, सीमेंटेड रोड बढ़िया बना दी सरकार ने, ठीक रहा। फिर सीवर लाइन बोल गई, तो रोड को फाड़ करके दिसंबर और जनवरी के महीने में, कभी टाइम नहीं रहा, दिसंबर और जनवरी महीने जब पीक सर्दी होती है ना, जब पानी सूखता ही नहीं है, तब रोड को फाड़ करके सीवर नई लाइन डाली। ठीक है, अब सीवर लाइन नई लाइन डाली तो उसके बाद रोड बनाना चाहिए था, लेकिन रोड नहीं बनाया, पूरी गर्मी निकल गई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा सूखा, जो सूखा जिसमें मौसम होता है काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन काम के लिए बेहतरीन मौसम होता है, जल्दी सूख जाता है, वो सारा खुले छोड़ दिया। अब जब बारिश आ गई है, जुलाई के एंड में अगस्त आ गया आधा, अब इन्होंने काम शुरू किया भाई रोड बनाने का। अब ये लोग रोड बनाएंगे, जब रोड बन जाएगा फिर याद आएगी हो पानी की लाइन तो रहेगी, फिर पानी की लाइन डालेंगे, फिर रोड को तोड़ा जाएगा। ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे भद्दा रूप भाई साहब। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि लगा लो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्योंकि लगाओ आप। कहता है कि प्रभावती गुप्त ने जो चंद्रगुप्त टू की पुत्री थी वाकाटक नरेश रुद्रमन टू से विवाह किया, क्योंकि चंद्रगुप्त वाकाटक राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता। दोनों सही है, सिंपल। गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी, यानी कि सती प्रथा अविदित थी, सती प्रथा के बारे में ज्ञान नहीं था, ये कहता है। दूसरा कहता है उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। दोनों में से कितने सही है? एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बताइए साथियों।
क्वेश्चन नंबर 62 सिंपल, अगर आपने पढ़ा होगा गुप्त साम्राज्य के बारे में तो इजीली बता सकते हो आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो साथियों क्या हुआ था इसमें कि समाज में उस समय किसी क्षत्रिय द्वारा उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित नहीं, गलत है ये। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त टू की जो बेटी थी ये भाग्यश्री राजेश्री, ये इसके पति को जब मार दिया था शशांक ने, गुड़ का, हाँ शशांक ने शायद इसकी हत्या कर दी थी, तो ये सती होने जा रही थी, उसको वो कारागार में डाल दिया। तो कारागार से छूट भाग करके ये सती जंगलों में, विंध्या के जंगलों में जाकर सती होना चाह रही थी, लेकिन एंड टाइम पे पहुंच करके बचा लेता है वो। बचा लेता है इसको। तो ये गलत है कि दाह प्रथा यानी कि सती प्रथा अविदित थी, अनजान सती प्रथा से अनजान नहीं थे लोग, सती प्रथा को पता था लोगों को, फाया ने भी लिखा अपनी डायरी में, ये गलत है। दूसरा, पान चबान लोग प्रचलित था, ये बिल्कुल सही है। पान चबान खूब दबा के लोग पान खाते थे उस समय। देखो अभी देखो उनकी स्टोरी की गलतफहमी बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा, पान चबाना लोग प्रथा, ये ठीक कर दिया, ठीक है, कि पान चबाना गुप्त काल में पता था। ठीक, आगे चल कर के 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर जो कहता है क्या कि दिल्ली सल्तनत में पान कौन लेकर के आए, वो तुर्क लेकर के आए पान। क्या बकवास करते हैं, पान यार हमारे यहाँ का था। लोग देखो गुप्त काल में पान चबा रहे हैं, ये मत उसके बाद 5-7 साल के बाद में पूछा जा रहा है कि पान कौन लेके आए, क्या बकवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 63 निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु के 12 अवतार दर्शाए गए हैं? हाँ, विष्णु की 12 अवतार कहाँ दर्शाए गए हैं? दशावतार तो सुने, दशावतार विष्णु के दशावतार, दशावतार मूर्ति कहाँ पर है? लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि विष्णु के 12 अवतार कहाँ दर्शाए गए हैं। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा 63 का? 63 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयगिरी गुफा विदिशा में, उदयगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 और आज का अंतिम सवाल क्या कहता है कि कौन से गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भगवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख है जो कि आर्य उदिताचार्य, ये कि आचार्य हुए थे, ये विद्वान पुरुष थे, का भगवत कुशिक के वंशज का रूप में उल्लेख कि ये जो है इनका जो वंशज था कुशिक वंशज के थे, ये भगवत कुशिक के वंशज थे। कौन सा अभिलेख कहता है? क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त टू का मथुरा स्तंभ अभिलेख। दुर्जनपुर में नहीं होगा, रामगुप्त का जैन प्रतिमा उठाने का वो है उसमें, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में भी नहीं है, और आपका चंद्र का मेहरौली अभिलेख में, मेहरौली दिल्ली में ये अभिलेख है। तो मैंने पूरा पढ़ा है इसमें, इसका तो मैं खुद जाकर देख करके आया हूँ, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, लोहे के पिल्लर के ऊपर, मेहरौली लोह स्तंभ लेख। तो साथियों ये आज हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने वन करके सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ, तब तक आप अपनी स्टडी में लगे रहिए। सैटरडे को शनिवार शाम 4 बजे हमारी फिर से गूगल मीट होगी, इसके लिए तैयार रहना। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जितने पुराने स्टूडेंट सबको पता है, नए स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वेट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, शाम 4 बजे लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, क्लास करने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।